हेलो टू ऑल। हम आज एक प्लांट फिजियोलॉजी का पादप कार्यकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने जा रहे हैं और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ओपी भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर, और इसे हम हिंदी के अंदर परासरण दाब के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नॉर्मली जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब जो है वो एक ऐसा दाब है जो परासरण को रोकता है, यानी कि ये पानी की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर रोकता है। ओके, ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन केवल इस डेफिनेशन से ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरा बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें कि वास्तव में परासरण दाब है क्या। तो देखिए, परासरण दाब को परिभाषित करने के लिए यहां पर देखिए मैंने एक लिख रखा है, परासरण दाब जो होता है वो विलयन में उत्पन्न दाब है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो विलयन में क्या है, विकसित दाब है, विलयन में उत्पन्न दाब है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन और जल को पृथक करने पर विलयन में विकसित होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जब आप प्योर वाटर को और सॉल्यूशन को, शुद्ध जल को और विलयन को जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलयन में जो विकसित दाब है, सॉल्यूशन के अंदर जो विकसित दाब है, उस दाब को हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। ओके, आप एक और तरीके से भी ऑस्मोटिक प्रेशर को आप समझ सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो यह वह आवश्यक दाब है जो विलयन पर लगाने पर विलायक का गोल में प्रवेश क्या कर देता है, रोक देता है। और यह तब होता है जब दोनों अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए हों। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जब सॉल्यूशन को और प्योर वाटर को आप अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट करते हैं, ओके, तो विलयन के अंदर एक दाब विकसित होता है और वह दाब विलयन के अंदर, यानी कि जो अति सांद्र विलयन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर की एंट्री को रोक देता है या वाटर की एंट्री को या ऑस्मोसिस को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से पानी की एंट्री सॉल्यूशन में नहीं हो पाती है और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ पाता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं। ओके, एक और चीज, जब हम लोग परासरण दाब पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण आखिर विकसित हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का जो मूल कारण है वो क्या है, विलय है, विलय की सांद्रता। हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो गोल में विलय का गुण है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, सोल्यूट कंसेंट्रेशन है, विलय की सांद्रता है। ओके, जितनी ज्यादा विलय की सांद्रता अधिक होगी उतना ही क्या होगा, ओपी होगा, और यदि विलय नहीं होगा तो ओपी भी क्या होगा, शून्य होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओपी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि गोल में विलय का क्या है, गुण है। ओके, विलय की सांद्रता के कारण ही ओपी क्या होता है, विकसित होता है। अब जैसे देखिए शुद्ध जल का ओपी, अब शुद्ध जल का ओपी क्या है, शून्य है। प्योर वाटर का जो ओपी है वो क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट नहीं पाया जाता है। क्योंकि सोल्यूट नहीं पाया जाता, हम जानते हैं ओपी के डेवलप होने का मूल कारण है सोल्यूट कंसेंट्रेशन। अब प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट ही नहीं है, विलय नहीं है, तो उसका ओपी आप देख सकते हो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन विलयन का ओपी हमेशा उच्च होगा। आप जानते हो व्हाट इज सॉल्यूशन, एक विलयन क्या है, विलयन के अंदर हमेशा क्या होता है, सोल्यूट होता है, और सोल्यूट के कारण क्या डेवलप होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, विलयन का ओपी हमेशा उच्च होगा, और किससे उच्च होगा, प्योर वाटर से हमेशा ही क्या होगा, हाई होगा। एक और चीज याद रखिए कि यहां पर याद रखना, विलयन का ओपी यानी कि ओपी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट प्रेजेंट इन इट, यानी कि विलयन का ओपी समानुपाती होता है किसके, विलय की सांद्रता, यानी कि विलयन में स्थित विलय की सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। यानी कि विलयन के अंदर यदि विलय की सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो विलयन का ओपी भी ज्यादा होगा, और यदि विलय की सांद्रता सॉल्यूशन में कम होगी तो विलयन का ओपी भी क्या होगा, कम होगा।
ये जो रिलेशन है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, व्हेन वी आर स्टडीइंग द ओपी, मैंने ओपी की एक सीक्वेंस लिख रखी है और यहां पर अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट्स लिख रखे हैं और उन सब प्लांट्स के अंदर ओपी क्या होता है वो भी लिख रखा है। देखो, आप जानते हो हाइड्रोफाइट क्या होते हैं? जलोद्भिद, जल में रहते हैं। मीजोफाइट क्या होते हैं? समुद्रभिद, ये ऐसी अवस्थाओं में रहते हैं जहां न तो ज्यादा पानी है और न ज्यादा सूखा है। ज़ेरोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? मरुद्भिद पादप, ये मरुद्भिद अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और हेलोफाइट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद, ये लवणीय भूमि के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हाइड्रोफाइट का ओपी मीजोफाइट से कम होता है, मीजोफाइट का ओपी ज़ेरोफाइट से कम होता है, ज़ेरोफाइट का ओपी हेलोफाइट से क्या होता है? कम होता है। तो आप देख सकते हो पानी कम होता जा रहा है। जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे आप देखोगे ओपी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो सबसे निम्न ओपी किसमें होता है? तो हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो पादप जो होते हैं, जलोद्भिद पादप होते हैं, उनके अंदर ओपी सबसे निम्न है। क्यों? क्योंकि वहां पर जल क्या है? ज्यादा है। जल ज्यादा है तो सोल्यूट क्या है? कम है। तो जहां पर जल ज्यादा होगा वहां पर ओपी हमेशा क्या होगा? कम होगा। ओके, और जहां पर जल क्या होगा? कम होगा, वहां पर ओपी जो है वो क्या होगा? उच्च होगा। इसीलिए तो ओपी जो हाईएस्ट होता है वो किसका होता है? हेलोफाइट का, लवणोद्भिद पादपों का। और साथ के साथ जीरोफाइट का ओपी भी क्या होता है? ज्यादा होता है। अब कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि ज़ेरोफाइट का ज्यादा है होगा ओपी या हेलोफाइट का। तो यदि दोनों दे रखे हो ऑप्शन के अंदर तो आप हमेशा टिक करोगे लवणोद्भिद को, हेलोफाइट को। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन के अंदर हेलोफाइट नहीं देते हैं तो आप कहोगे कि ज़ेरोफाइट का जो ओपी है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखो हाइड्रोफाइट का, यदि प्रश्न पूछे सबसे कम ओपी किसका? हाइड्रोफाइट का, क्योंकि हाइड्रोफाइट जल के कांटेक्ट में रहते हैं। और हेलोफाइट का जो ओपी है वो सबसे क्या है? उच्च है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर ओपी भी क्या होगा? उच्च होगा। तो हमेशा ये सीक्वेंस याद रखिए। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि हेलोफाइट या लवणोद्भिद पादपों का ओपी सबसे उच्च होता है, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख रखा है, एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया। एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया ये एक लवणोद्भिद पादप है, हेलोफाइट है। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी पादप होते हैं उनमें सबसे उच्च ओपी यदि किसी का है तो वो किसका है? एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया का है। और वो कितना है? 202.5 एटीएम, जो पादपों में सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ ओपी के अंदर एक बात और ध्यान रखें, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैरिस। हैरिस ने यह बताया कि पादप के किस किस भाग में ओपी सबसे ज्यादा होता है और किस किस भाग में ओपी सबसे कम होता है। तो देखिए, पादप के अंदर पत्तियां भी होती है, मूल भी होती है और तना भी होता है। तो पत्ती का ओपी क्या होता है? सबसे उच्च होता है। पत्ती का ओपी क्या होता है? सबसे उच्च। क्यों? क्योंकि पत्तियां क्या बनाती है? भोजन, और भोजन बनाने के लिए जल का क्या होता है? उपयोग होता है। तो जल क्या हो गया है? कम हो गया। जल कम हो गया तो ओपी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए ओपी सबसे क्या होता है? उच्च होता है। पादपों के अंदर पत्ती में ओपी सबसे उच्च होता है। और जड़ का ओपी सबसे कम। अब जड़ का ओपी सबसे कम क्यों है? क्योंकि जड़ें किसके संपर्क में? भूमि के अंदर किसके संपर्क में? जल के। जहां जल ज्यादा होगा वहां पर ओपी क्या होगा? कम होगा। तो जड़ें क्योंकि जल के संपर्क में है इसलिए जड़ों का ओपी सबसे क्या होता है? कम होता है। और यदि हम बात करें रात्रि में, बात करें तो रात्रि के अंदर ओपी जो होता है वो सबसे क्या होता है? कम होता है। रात्रि में ओपी जो है वो क्या है? सबसे कम है। रात्रि में ओपी सबसे कम है। और गर्मी के दोपहर में ओपी सबसे क्या है? उच्च। क्यों? क्योंकि गर्मी के दोपहर के अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। पानी की मात्रा कम होगी तो सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सोल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो गर्मी के दोपहर में ओपी सबसे क्या रहता है? उच्च रहता है। लेकिन रात्रि के अंदर ओपी क्या रहेगा? कम रहेगा। ओपी की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? ओपी क्या रहेगा? कम रहेगा। ओके, नाउ यदि आप चाहते हो कि किसी सॉल्यूशन का, यदि आप चाहते हैं कि किसी विलयन के ओपी को ज्ञात करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है। किसी गोल के परासन दाब को मापने का यंत्र, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ओपी ऑफ अ सॉल्यूशन, तो उसको मापने का एक यंत्र होता है, उसका नाम है ऑस्मोमीटर। आप ऑस्मोमीटर से किसी भी सॉल्यूशन का ओपी ज्ञात कर सकते हैं। और इसका निर्माण जो है, इसका जो निर्माण किया था वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका की नाम क्या था? पेफर। उसने इसका निर्माण किया था। एक नोट लिख रखा है मैंने, यदि आप कोशिका का ओपी ज्ञात करना चाहते हो तो कोशिका का ओपी जीव द्रव्य कुंचन से मापा जा सकता है। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस जो होता है
उस प्लाज्मोलाइसिस फिनोमिनन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, एक सेल के ओपी को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नाउ एक रिलेशन लिख रखा है, एक ऑस्मोटिक रूल लिख रखा है, परासर नियम लिख रखा है, जो न केवल यहां पर आप आगे चलकर आप जब फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे रिलेशन जब पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, उन सब जगह पर ये चीज बहुत काम आएगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑलवेज वाटर मूव्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी। हमेशा ध्यान रखिए, जल की गति जो होती है वो हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ होती है। आपको ये ध्यान रखना है, कम ओपी किसका होता है, शुद्ध जल का, प्योर वाटर का। हाई ओपी किसका होता है, सोल्यूशन का। यू हैव टू रिमेंबर, कम ओपी से जल की गति हमेशा किधर की तरफ होती है, अधिक ओपी की तरफ होती है। इस रिलेशन को भी आप हमेशा ध्यान रखिए। नाउ यदि हम चाहते हैं कि ओपी को ज्ञात करें, तो ओपी को वैसे तो ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, लेकिन जो पॉपुलर विधि है वो यहां पर मैंने बता रखी है कि यदि आप अविद्युत अपघट्य, अब अविद्युत अपघट्य समझते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होते वो क्या होते हैं, अविद्युत अपघट्य होते हैं। तो अविद्युत अपघट्य जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एक अविद्युत अपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यदि आप इनका ओपी ज्ञात करना चाहते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी ज्ञात करना चाहते हो, तो एक वॉन्ट ऑफ फार्मूला है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, वॉन्ट ऑफ फार्मूला है, और वो वॉन्ट ऑफ फार्मूला जो है वो क्या है, ओपी इज इक्वल टू एमआरटी। ओपी इज इक्वल टू एमआरटी से आप केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स या अविद्युत अपघट्यों के ओपी को ज्ञात कर सकते हो। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओपी इज इक्वल टू एमआरटी में एम क्या है। तो एम तो है मोलर सांद्रता, आर जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियंतांक है, और गैस नियंतांक या गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.082 मोल प्रति अणु, और टी क्या है, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको मैं इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं कि 1 एम ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी ज्ञात करो। मान लीजिए एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया दैट कैलकुलेट द ओपी ऑफ 1 एम ग्लूकोज सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि ओपी क्या है, ओपी इज इक्वल टू एमआरटी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्वेश्चन के अंदर 1 एम ग्लूकोज दे रखा है, तो मतलब मोलर सांद्रता कितनी हो गई, 1। आप जानते हो आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट 0.082, और परम ताप कितना है, 273। इन तीनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, 22.4 atm। तो 1 एम ग्लूकोज का जो ओपी है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना आएगा, 22.4 atm। लेकिन सोचिए कि यदि आपसे पूछते हैं विद्युत अपघट्यों के ओपी को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करोगे। विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिनके ऊपर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी आप ज्ञात करना चाहते हो, जैसे NaCl वगैरह है, राइट, इनके ओपी को या और भी कोई इलेक्ट्रोलाइट के ओपी को ज्ञात करना चाहते हो, तो इस फार्मूला के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर फार्मूला में क्या हो गया, ओपी इज इक्वल टू MRTI। एम तो आप जानते हैं मोलर सांद्रता होती है, आर जो होता है वो क्या होता है, गैस नियंत्रण, गैस कांस्टेंट होता है, टी जो है वो क्या है, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आई क्या है, तो विद्युत अपघट्य, जो भी विद्युत अपघट्य है जिसका कि आप ओपी ज्ञात कर रहे हो, उसका आयनन स्थिरांक है, आयोनाइजिंग कांस्टेंट होता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होता है। ओके, एक नोट यहां पर लिख दिया मैंने, हमेशा याद रखना, विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और अविद्युत अपघट्य यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में ओपी किसका ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, एक रूल है कि विद्युत अपघट्यों का ओपी अविद्युत अपघट्यों के ओपी से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 1 एम NaCl दे रखा है और 1 एम ग्लूकोज दे रखा है। NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यदि आपसे पूछे इसमें ओपी ज्यादा किसका होगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी ज्यादा होता है। तो 1 एम NaCl का ओपी हमेशा 1 एम ग्लूकोज के ओपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ एक और बात याद रखो कि ये जो ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको वैज्ञानिक मानते हैं कि एक भ्रामक पद है, ये कंट्रोवर्शियल टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नई टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। इसको हम परासरणीय विभव यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या इसको विलय विभव या सोल्यूट पोटेंशियल, साइन एस के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब आप इसको साइन एस भी कह सकते हो, बट याद रखना ओपी और साइन एस के अंदर एक बड़ा फर्क ये है कि ओपी का मान तो धनात्मक होता है, लेकिन साइन एस का जो मान है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव होता है। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 एम ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर साइन एस ज्ञात करो। देखिए 1 एम ग्लूकोज का 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपी ज्ञात करने को कहे
तो ओपी इज इक्वल टू 22.4 निकलेगा। लेकिन 1 ग्लूकोज का साइन एस 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करने को कहें तो साइन एस इज इक्वल टू -22.4 एटीएम निकलेगा। फर्क क्या है, यहां पर पॉजिटिव साइन है और यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपी को साइन एस कहते तो हैं, लेकिन साइन एस का मान जो है वो क्या है, ऋणात्मक होता है। तो आपको ये क्या है, ऋणात्मक ध्यान रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो था अपना आज का वीडियो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर था, परासल दाब के ऊपर था। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इसको हम बहुत जगहों पर यूज करेंगे। मैं आने वाले दिनों के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, उनको आप लगातार देखते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और इन वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं किसी अभाव के कारण, उन बच्चों तक घर बैठे जो है वो ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। थैंक्स अ लॉट। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।